हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस और साल्ट, जिसमें हमने एसिड को किया था डिफाइन, और वो पढ़ा था एक कंसेप्ट जिसके माध्यम से हमने उसको किया था डिफाइन। और वो कंसेप्ट था क्लासिकल कंसेप्ट, और उसमें टोटल हमने 8 पॉइंट को इंक्लूड किया था। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, वो है आरहेनियस कंसेप्ट। यानी एसिड को आज डिफाइन करेंगे, लेकिन किसके थ्रू करेंगे? आरहेनियस कंसेप्ट के थ्रू करेंगे। और हम जानते हैं कि आरहेनियस कंसेप्ट क्या है। हम जानते हैं कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो आरहेनियस ने यही बोला था कि जब कोई पदार्थ जल के अंदर H+ आयन देता है तो वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? आरहेनियस कंसेप्ट। तो अगर एसिड का डिफाइन लिखेंगे आरहेनियस कंसेप्ट के आधार पर, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वह अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे समझते हैं इसको कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, एक्वस फॉर्म में हमारे पास क्या है? HCl है। जैसे ऐसे HCl है, तो ये जब जल में जाएगा ना बच्चों, तो जल में जाएगा तो ये क्या देगा? H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। लेकिन एक चीज है कि H+ आयन ना जल के अंदर स्वतंत्र रूप से रह नहीं पाता है, इसलिए वो जल के साथ जुड़ जाता है। क्या कर लेता है? जल के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन और Cl- बना लेता है। क्या कोई दिक्कत? क्या कहता है कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे हमने एक सब्सटेंस लिया HCl, जो उसको अगर एक्वस माध्यम में हम रखें, अर्थात जल में रखें, तो क्या हो जाएगा? ये अगर एक्वस माध्यम में है, एक्वस का मतलब जल, तो ये H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। लेकिन चूंकि H+ आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता, इसीलिए वो जल के अणु के साथ मिल कर करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है ये कौन? H+ आयन। तो क्या क्लियर है? यानी कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये था आरहेनियस कंसेप्ट। तो कहता है कि अम्ल के प्रकार। अब क्या पढ़ना है? अम्ल के प्रकार पढ़ना है हमको। तो 2 तरह के अम्ल होते हैं बच्चों। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? वह होंगे जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देंगे। जैसे देखिए, समझते हैं इसको। वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देता है वह मजबूत अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वह मजबूत अम्ल कहलाता है। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको। हमारे पास एक अम्ल है HCl। कौन सा अम्ल है? HCl। अब ये जैसे ही एक्वस माध्यम में जाएगा ना, यानी जल के अंदर क्या होगा? ये H+ और Cl- हो जाएगा। यानी H+ आयन संपूर्ण रूप से दे देगा।
यानी टूट जाएगा संपूर्ण रूप से और H प्लस आयन दे देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक इसी तरीके से एक अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसको भी आप जल के अंदर डालते हैं तो ये संपूर्ण रूप से H प्लस आयन दे देता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भी एक्वस माध्यम में जब जाएगा ना बच्चों, तो ये संपूर्ण रूप से आपका H प्लस दे देगा और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमने सीखा क्या, आर्हेनियस कंसेप्ट के आधार पे हमने सीखा कि वह पदार्थ जो जल में H प्लस आयन देता है वो क्या है, अम्ल कहलाता है। और हमने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जल में कैसे H प्लस आयन हमें मिलता है। जैसे ही जल के अंदर HCl को डाले तो वो क्या बना लिया, H प्लस और वो टूट गया, H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। फिर हमने देखा कि अम्ल के प्रकार, तो अम्ल का प्रकार क्या होता है, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो जल में संपूर्ण रूप से क्या दे दे, H प्लस आयन दे दे, वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब दूसरा है वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड है। तो पहले एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे वीक एसिड की ओर, कि जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं देता है उसको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। तो एक बार इसको आप नोट करेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं वीक एसिड की ओर और डिफाइन करते हैं। दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, या कमजोर अम्ल भी इसको आप बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो हमने बताया कि कमजोर अम्ल या दुर्बल अम्ल कौन सा है, कि वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं देता है, वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, तो एक है इथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड CH3COOH। जब इसको आप जल के अंदर डालिएगा तो ये संपूर्ण रूप से ना टूट करके पार्शियली टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस आयन में टूटेगा। तो ये संपूर्ण रूप से आप देख पा रहे हैं कि H प्लस आयन नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरीके से एक मिथेनोइक एसिड HCOOH की अगर बात करें तो ये भी आपका संपूर्ण रूप से नहीं टूटेगा और इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आपको क्लियर है? तो हम पढ़े आर्हेनियस कंसेप्ट, और आर्हेनियस कंसेप्ट में हमने सीखा कि वह पदार्थ जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन देता है, वह पदार्थ जो जल में H प्लस आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। और इस बेस पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि मजबूत अम्ल और दुर्बल अम्ल। मजबूत अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H प्लस आयन दे देता हो वो होता है मजबूत अम्ल, और जो संपूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं देता हो वो होता है दुर्बल अम्ल। तो आप दुर्बल अम्ल को नोट करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। तो आपने देखा दो तरह के अम्ल, एक मजबूत अम्ल और एक देखा आपने दुर्बल अम्ल। तो जो मजबूत अम्ल है वो दुर्बल अम्ल के अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास H प्लस आयन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो इसे नोट में लिख लेंगे कि प्रबल अम्ल या मजबूत अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल या मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल दुर्बल अम्ल की तुलना में
दुर्बल अम्ल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि प्रबल अम्ल के पास दुर्बल अम्ल की तुलना में H प्लस आयन की संख्या अधिक होती है। H प्लस आयन की संख्या अधिक होती है। क्या क्लियर है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल की तुलना में क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि जो अम्ल है वो अपने सामान्य अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं। मुक्त आयन कब होते हैं, जब ये जल में जाते हैं। तो लिखेंगे नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था आपका, अब ये नोट नंबर 2 लिखेंगे। साधारण अवस्था में अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन नहीं होता है। इनके पास मुक्त आयन नहीं होता है, मुक्त आयन नहीं होता। लेकिन अगर बात करें जलीय विलयन का, तो जलीय विलयन में अम्ल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो नोट नंबर अगला लिखेंगे, जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन होते हैं। इनके पास मुक्त आयन होते हैं। समझेंगे कि अगर हमारे पास जल है, क्या है, जल है, तो इस जल के अंदर यदि हम HCl डाल दें तो ये टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में। तो H प्लस और Cl माइनस क्या है, मुक्त आयन ही तो है। और हम जानते हैं कि यदि मुक्त आयन रहेगा तो मुक्त आयन के रहने के कारण क्या होता है कि ये जल के क्या हो जाएंगे, विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। तो मुक्त आयन के कारण ये क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि इस परिस्थिति में साधारण अवस्था में ये कुचालक थे, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन नहीं था। क्या नहीं था, इनके पास मुक्त आयन नहीं था। ये क्या है, जल है। और जल के अंदर जैसे ही हमने क्या डाला, HCl को डाला, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, टूट गया, जिसके वजह से ये अम्ल अब क्या हो गया, सुचालक की तरह काम करना शुरू कर दिया। जबकि इस अवस्था में H प्लस और Cl माइनस नहीं था, यानी मुक्त आयन नहीं था। तो समान अवस्था में क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। आगे बढ़े तो नोट नंबर अगला बढ़ेंगे तो लिखेंगे कि ग्लूकोज और इथेनॉल, ग्लूकोज और इथेनॉल अम्ल नहीं है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या ग्लूकोज और इथेनॉल अम्ल है, तो आप कहें कि नहीं, ग्लूकोज और इथेनॉल अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास ये जल में H प्लस आयन देते ही नहीं है। ग्लूकोज सिंपली घुल जाता है, मतलब आयंस देते ही नहीं है। ग्लूकोज और इथेनॉल
अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है, क्योंकि ये जल में H+ आयन मुक्त नहीं करते, मुक्त नहीं करते, नहीं करते। अगर आपसे ग्लूकोज का कोई सूत्र पूछ दे तो बता सकते हैं क्या? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन ये जल में घुलता नहीं है। ठीक इसी तरह से इथेनॉल, सॉरी हाइड्रोजन रहते भर में ये जल में H+ आयन नहीं देता बल्कि घुल जाता है। और एक है इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। तो इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन ये जल में H+ आयन नहीं देता है। तो इसी वजह से ये क्या नहीं है? अम्ल नहीं है। एक अंतिम नोट लिखेंगे, नोट नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, ये 4 था शायद, 4 और 5। आसूत जल, आसूत जल का मतलब होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल वाटर भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो आसूत जल विद्युत के कुचालक जैसे कार्य करते हैं। विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास भी क्या होता है? मुक्त आयन नहीं होते, क्योंकि इनके पास भी मुक्त आयन नहीं होता है, मुक्त आयन नहीं होता है, नहीं होता है। क्या क्लियर है? तो आज हम पढ़े क्या क्या, एक बार उसको समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा आर्हेनियस कंसेप्ट, और हम सीखे कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमने सीखा कि जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या थे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड थे। वीक एसिड क्या थे? वीक एसिड जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देते थे। मिथेनोइक और इथेनोइक एसिड क्या थे? आपके वीक एसिड थे, ये थे वीक एसिड। उसके बाद हम वीक एसिड और उसके बाद कुछ नोट्स लेकर दिखे कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इनके पास H+ आयन की संख्या अधिक होती है। साधारण अवस्था में अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्लूकोज और इथेनॉल अम्ल नहीं है, क्योंकि H+ आयन मुक्त नहीं करता है। और आसूत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि इनके पास भी मुक्त आयन नहीं होता है। अब है यूज ऑफ एसिड, यानी अम्ल के उपयोग। तो अम्ल के उपयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहला अम्ल है हमारे पास एक्वारिजिया, तो सॉरी H2SO4। क्या है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा। सॉरी, पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। तो एक बार इतना नोट कीजिए, बीच बीच में हम आपको और कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, उसको भी आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। एक और नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहला एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। तो सबसे पहला काम ही इसका क्या है कि ये एक्वारिजिया बनाने में इसका काम होता है। क्या होता है? एक्वारिजिया बनाते हैं। एक्वारिजिया क्या है? तो एक्वारिजिया के बारे में अगर बात करें, एक्वारिजिया की अगर बात करेंगे तो एक्वारिजिया बनता है आपका सांद्र HCl, यानी कि कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को मिला करके बनता है आपका एक्वारिजिया।
यानी कि सांद्र, यानी सांद्र का मतलब वो होता है कि जिसमें जल की उपस्थिति कम हो, जल की उपस्थिति क्या हो, कम हो, यानी जल कम मात्रा में हो या तो हो ही नहीं, तो उसको बोलते हैं सांद्र। और डाइल्यूट किसको बोलते हैं, जिसमें जल हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट या तन। तो हमको कैसा चाहिए, सांद्र चाहिए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 चाहिए। तो अगर इन दोनों को HCl की बात करें और HNO3 की बात करें तो ये मिलाया जाता है 3:1 में, 3:1 में, यानी कि अगर 3 ml हमने HCl का लिया है तो 1 ml किसका लेंगे, HNO3 का लेंगे, और जब उसको मिलाएंगे तो एक्वा रिजिया का फॉर्मेशन होगा। और एक्वा रिजिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टील के ऊपर, स्टील के बर्तन होते हैं या स्टील का कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर जमी हुई परत है ऑक्साइड की तो उसको हटाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक्वा रिजिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, गोल्ड को और सिल्वर को साफ करने में करते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि गोल्ड जो है एक्वा रिजिया में घुलनशील होते हैं। गोल्ड क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे धातु हैं जो एक्वा रिजिया में क्या है, घुलनशील है। तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग कहाँ होता है, एक्वा रिजिया बनाने में, और एक्वा रिजिया बनता है HCl और HNO3 से। HCl का 3 और HNO3 का 1 मिला दिया जाता है तो एक्वा रिजिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्वा रिजिया का प्रयोग स्टील के ऊपर जमी हुई ऑक्साइड के परत को हटाने में करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को साफ करने में करते हैं, और एक्वा रिजिया में सोना और प्लेटिनम क्या होता है, घुलनशील होता है। आगे कहता है कि एक्वा रिजिया को शाही जल कहते हैं। शाही जल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर को क्या किया करता है, साफ करता है। गोल्ड और सिल्वर को क्या करता है, एक्वा रिजिया साफ करता है। और जानते हैं कि एक्वा रिजिया क्या है, सॉरी, गोल्ड और सिल्वर क्या है, शाही धातु है, और शाही धातु को साफ कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शाही जल हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शाही जल बोला जाता है। ठीक है, या इसको अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। एक्वा रिजिया को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि जब अम्लराज कहा जाता है एक्वा रिजिया को तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। शाही जल किसे कहा जाता है, एक्वा रिजिया को, अम्लराज भी एक्वा रिजिया को, और रसायनों का राजा किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको भी नोट करेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको भी। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो कहता है कि इसका प्रयोग हम लोग निर्जलीकरण में करते हैं। कहाँ करते हैं, निर्जलीकरण, यानी कि पानी को हटाने में। पानी को हटाना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। तो किसी चीज़ में अगर पानी होगा तो वहाँ से अगर पानी हटाना है तो H2SO4 का प्रयोग करेंगे। और अभी हमने बताया कि H2SO4 का क्या नाम है, रासायनों का राजा। क्या इसको बोलते हैं, रासायनों का राजा, या तेल का थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेल का थोथा। थोथा उसको कहते हैं जहाँ SO4 आपको प्रेजेंट दिखे, तो वो सारा थोथा होता है। क्या होता है, तो आपको देखिए H2SO4 में आपको SO4 दिख रहा है, तो ये तेल का थोथा कहलाता है, या रसायनों का राजा कहता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग कृषि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। फर्टिलाइजर्स कौन सा, अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट बनाने में H2SO का उपयोग होता है। साथ ही साथ वाहन में इस्तेमाल होने वाले लेड स्टोरेज बैटरी में भी H2SO4 का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में। लेड स्टोरेज बैटरी होता है वाहन के अंदर, उसमें H2SO4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यानी विद्युत इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, विद्युत अपघटन करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। तीसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का भी उपयोग कहाँ करते हैं, आपका उर्वरक बनाने में। कौन से उर्वरक, NPK। N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, और K का मतलब पोटेशियम। तो NPK उर्वरक बनाने में HNO3 का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग गन पाउडर बनाने में करते हैं, या विस्फोटक सामग्री बनाने में करते हैं। यानी गन पाउडर को बनाना हो तो किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ये आपका गन पाउडर में क्या क्या होता है, KNO3 होता है, सल्फर होता है और चारकोल मिला होता है।
और एक पॉइंट है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट का मतलब तनु होता है, तनु और सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल आपको बता चुके हैं कि जिसमें जल की उपस्थिति हो, जिसमें क्या हो, जल की उपस्थिति हो। तनु अम्ल किसको कहेंगे, तनु अम्ल जिसमें जल की उपस्थिति हो, जल की पर्याप्त उपस्थिति हो, पर्याप्त उपस्थिति हो, तो वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल। और सांद्र अम्ल किसको कहेंगे, सांद्र अम्ल उसको कहेंगे जिसमें जल अनुपस्थित हो, जल अनुपस्थित हो या कम हो, उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। तो ये था आज का लेक्चर और आज के टॉपिक। इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे बेस। तो हम लोग एसिड के बारे में सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। एसिड को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा, क्लासिकल कंसेप्ट और आर्हेनियस कंसेप्ट के बेस पे, और हमने एसिड के टाइप्स के बारे में पढ़े और साथ ही साथ एसिड का यूज भी पढ़ा। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे बेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।